real gas equation or the van der Waal equation. See, ideal gas equation, PV is equal to nRT, is not applicable on the real gases. To be more precise, what I should say, this equation is applicable on the gases only at low pressure and high temperature. When the pressure is low and temperature is high, gases show ideal behavior. When gases show ideal behavior, this equation will be applicable. But suppose gas is not following this equation, then how would we find the relation between pressure, volume, temperature and mole? इसका मतलब इस इक्वेशन में कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड है. ठीक है, सबसे पहली बात, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर क्यों आया था? हमने दो रीजन ऑलरेडी डिस्कस किए थे. नंबर वन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सेज that intermolecular forces between the gaseous molecules are zero, which is not true. Gaseous molecules के बीच में intermolecular force zero नहीं होते हैं. Especially अगर टेम्परेचर कम है तो intermolecular forces will work, and because of that gases will show deviation. Gases compression will be more than expected due to intermolecular force. Second, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम के टोटल अवेलेबल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए आप गैसेस को जितना चाहो उतना कंप्रेस कर सकते हो. प्रैक्टिकली इट वाज फाउंड कि जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है तो हम गैसेस को उतना कंप्रेस नहीं कर पाते जितना करना चाहिए. कंप्रेशन इज लेस देन एक्सपेक्टेड, राइट? दिस इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव डिविएशन. तो काइनेटिक थ्योरी के दो फॉल्टी स्टेटमेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होते हैं और गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है. इन दो फॉल्टी स्टेटमेंट्स की वजह से जो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, वो गैसेस के ऊपर अप्लाई सिर्फ कुछ कंडीशंस में होती है, हमेशा अप्लाई नहीं होती. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT में हमें कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे. सबसे पहले समझते हैं प्रेशर करेक्शन को. सी, व्हाट इज द प्रेशर करेक्शन? देखो ध्यान से, ये गैस का एक मॉलिक्यूल है. दिस इज सराउंडेड बाय obviously many other gas molecules all around it. Many other gas molecules all around it, it is surrounded. Right? And all these molecules are attracting each other. So ये एक सेंट्रल मॉलिक्यूल और इस सेंट्रल मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स से. एंड सिमिलरली ऑल द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. तो यहां पे रिजल्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिजल्टेंट कितना होगा? जीरो. कोई इफेक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं होगा, बिकॉज जितना अपवर्ड से उतना डाउनवर्ड से, जितना लेफ्ट है उतना राइट है, जितना फ्रंट है उतना रियर है. तो ऑल अराउंड दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बिकम नेग्लिजिबल. राइट? अब एक चीज देखो, ये एक और पार्टिकल है गैस का. ऑब्वियसली क्या होता है, जब पार्टिकल जाके वॉल पे स्ट्राइक करता है तो पार्टिकल फोर्स अप्लाई करता है, और फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड एज प्रेशर. ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो. इस मॉलिक्यूल के एक तरफ वॉल है, दिस साइड देयर इज ओनली वॉल. इसका मतलब इधर कोई गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं है. गैसियस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अदर साइड. So gaseous molecules are present only on other side. Those molecules will definitely attract this particle.
and when these molecules are attracting this particle, will the resultant force of attraction can be zero? No. क्या फर्क पड़ेगा? इस इंटरमोलिकुलर फोर्स का जीरो नहीं है तो क्या फर्क पड़ गया? ठीक है, ध्यान से समझो। मेरे हाथ में एक टेनिस बॉल है और मैं उस टेनिस बॉल को फोर्स F से वॉल पे थ्रो करता हूं। ठीक है, मेरे हाथ में एक टेनिस बॉल है और मैं फोर्स F के साथ उसको वॉल पे थ्रो करता हूं। कितना फोर्स लगाया? सरफेस एरिया है A, तो वो बॉल जाके वॉल पे कितना प्रेशर लगाएगी? F अपॉन A। एक बात और बताओ, जब मैंने टेनिस बॉल को थ्रो किया, डू आई हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ऑन दैट क्रिकेट बॉल नाउ? क्या मैं उसको वापस पुल कर सकता हूं या उसको और फोर्स कर सकता हूं? Once I leave that, I don't have any control over it. When I throw that, I don't have any particular control on that, and because of that, what happens is whatever force I have applied once, only that force will work, right? Whatever force I have applied once, only that particular force will work. उसके beyond force काम नहीं करेगा। ठीक है, उससे कम भी नहीं होगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा। मतलब वॉल पे कितना प्रेशर जाएगा? जितना प्रेशर मैंने अप्लाई किया, जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया, that same force will reach to the wall. When same force will reach to the wall, the same pressure will reach to the wall. मतलब जितना प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूं, वही प्रेशर वॉल पे जा रहा है। कंडीशन नंबर 2, इसको ध्यान से समझना। ये टेनिस बॉल है, इसको मैंने फोर्स F के साथ थ्रो किया, लेकिन इसमें पीछे तो बहुत वीक थ्रेड लगा दिए या बहुत वीक इलास्टिक लगा दिया। ठीक है, अब वो इलास्टिक क्या करेगा? बहुत वीक इलास्टिक है, इसको पीछे की तरफ पुल करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा। तो इलास्टिक पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है F डैश और मैंने फोर्स लगाया F, वॉल तक कितना पहुंचेगा? F माइनस F डैश। My applied force was F, but the force which is reaching on the wall is F minus F dash. तो मैंने प्रेशर अप्लाई किया F अपॉन A, ये एक्चुअल प्रेशर है, लेकिन वॉल पे कितना प्रेशर पहुंचा? वॉल पे प्रेशर पहुंचा F माइनस F डैश अपॉन A। द ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज लेस देन एक्चुअल प्रेशर। प्रॉब्लम यही है। PV इज इक्वल टू NRT अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? PV इज इक्वल टू NRT में आप लिख रहे हो ऑब्जर्व्ड प्रेशर। जितना आपको बैरोमीटर में रीडिंग दिख जाता है आप लिख देते हो, लेकिन बैरोमीटर में तो ये वाला रीडिंग दिख रहा है, राइट? एक्चुअली क्या होगा, देखो इधर, ये इतना मैथमेटिकली करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम डूइंग इट। ठीक है, मैंने फोर्स कितना लगाया? F। एरिया कितना है? A। ये है एक्चुअल प्रेशर, आइडियल प्रेशर। ओके, वहां तक फोर्स कितना पहुंच रहा है? ऑब्जर्व्ड प्रेशर कितना है? F माइनस F डैश अपॉन A। F मैंने फोर्स लगाया और जो इलास्टिक मैंने बॉल के साथ अटैच किया था उसने मेरे फोर्स को थोड़ा कम कर दिया, तो वॉल तक पहुंचा F माइनस F डैश अपॉन A विल बी द प्रेशर। और आई कैन राइट F अपॉन A माइनस F डैश अपॉन A। इसका मतलब F अपॉन A का मतलब क्या होता है? आइडियल प्रेशर। और इसको मैं बोल देता हूं P डैश। P डैश इज अ रिड्यूस प्रेशर। तो इसका मतलब P ऑब्जर्व्ड
is equal to P ideal minus P dash. So P ideal is equal to P observed plus P dash. This P dash is called pressure correction. This P dash is called as pressure correction. इसका मतलब हम इक्वेशन में लिख रहे हैं जो PV is equal to nRT लिखते हैं, तो हम एक्चुअली यूज कर रहे हैं ऑब्जर्व प्रेशर, और हमें एक्चुअली यूज क्या करना चाहिए? आइडियल प्रेशर. तो ऑब्जर्व प्रेशर को आइडियल प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड द प्रेशर करेक्शन. तो आप सिर्फ इतना पार्ट लिखेंगे, दिस पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. वी कैन से, देखो इधर, gases have intermolecular force but resultant intermolecular force of attraction on the particle somewhere in the bulk is zero. Somewhere in the bulk, जो वेसल के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? जीरो. राइट? सराउंडेड बाय द सिमिलर अदर पार्टिकल्स ऑल अराउंड इट. But the particle which is about to collide the wall of the container has imbalanced intermolecular attraction force. Resultant invert force is working. So observed pressure is less than the actual pressure of the gas. Hence pressure correction is required. जब टेनिस बॉल के पीछे इलास्टिक लगे हुए हैं और फिर मैं उसको थ्रो करता हूं, तो मेरा अप्लाइड प्रेशर ज्यादा है लेकिन वॉल तक पहुंचने वाला प्रेशर कम है. तो मुझे अपना अप्लाइड प्रेशर फाइंड करने के लिए प्रेशर करेक्शन करना पड़ेगा. सो हाउ वुड वी डू द प्रेशर करेक्शन? सो वी कैन से ड्यू टू intermolecular force of attraction, observed pressure is less than the ideal pressure of the gas. So pressure correction required. P dash. Experimentally, it is found that P dash is proportional to square of the density of the gas. How? सीधी बात है ना. देखो ये क्रिकेट बॉल, सॉरी टेनिस बॉल को मैंने थ्रो किया, उसमें अगर एक इलास्टिक लगाऊंगा तो एफ डैश का वैल्यू कम होगा, प्रेशर करेक्शन का वैल्यू कम होगा. ठीक है. अगर मैं नंबर ऑफ इलास्टिक बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा अप्लाइड फोर्स तो सेम है लेकिन रिड्यूस फोर्स बढ़ता जाएगा. मतलब करेक्शन इन फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी. ठीक है. जितनी ज्यादा स्ट्रिंग्स होंगी, जितने ज्यादा इलास्टिक्स होंगे, वो उतना ज्यादा उसको पुल करेंगे. जितना ज्यादा पुल करेंगे ऑब्जर्व्ड प्रेशर उतना कम हो जाएगा. तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर को आइडियल के इक्वल करने के लिए ज्यादा करेक्शन करना पड़ेगा. तो करेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या है. अगर यहां पे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो मोर करेक्शन विल बी रिक्वायर्ड. कम पार्टिकल्स होंगे तो लेस करेक्शन विल बी रिक्वायर्ड. वी नो दैट density is inversely proportional to volume, right? So we can say P dash is inversely proportional to the square of volume, right? And we know that density is inversely proportional to volume for 1 mole gas, right? Now density is proportional to the number of moles and inversely proportional to the volume, because density is equal to mass upon volume. अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी.
and mass is proportional to number of moles. So density is proportional to number of moles divided by the volume. Clear? Now I can write P dash is proportional to n square upon P square, or I can write P dash is equal to A into n square upon V square. So I can write P ideal is equal to P observed plus P dash is equal to P observed plus A into n square upon V square, where A is a proportionality constant and A is related to the intermolecular force. Related to intermolecular force. अगर किसी गैस के लिए A का वैल्यू ज्यादा है, अगर कांस्टेंट A का वैल्यू किसी गैस के लिए ज्यादा है, तो इसका मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी. सी व्हाट आई एम सेइंग इज, देखो मीथेन ज्यादा नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम तो नेगेटिव डिविएशन शो ही नहीं कर रहा है. ठीक है, तो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर इट? बिकॉज हर गैस के लिए ए का वैल्यू डिफरेंट होता है. ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उतना ही ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, प्रेशर करेक्शन रिक्वायर्ड होगा टू बी प्रिसाइज. तो एक्चुअली प्रेशर क्या होना चाहिए? ऑब्जर्व प्रेशर प्लस ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर फॉर एन मोल गैस. Clear? Now let's come to volume correction. Volume of the gaseous molecule which will be effectively occupied by the gas molecule cannot be neglected, especially at high pressure. देखो मेरी बात सुनो. What I am saying is, ये एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, ठीक है, एक बड़ा सा हॉल है, इसका वॉल्यूम V है, ठीक है, और देर आर अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स केप्ट इन दिस. ये इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं. इस एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है V, स्मॉल v. ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं इस ऑब्जेक्ट को रूम में मूव करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को रूम में मूव करने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, या ऐसे दो ऑब्जेक्ट है या उससे भी ज्यादा ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को रूम में मूव करने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है? सुन रहे हो क्वेश्चन ध्यान से? इस ऑब्जेक्ट को रूम में मूव करने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है? इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का मिला के वॉल्यूम है स्मॉल v, और टोटल रूम का वॉल्यूम है कैपिटल V. तो क्या ये ऑब्जेक्ट, आप इनको एक के ऊपर एक रख दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस मच वॉल्यूम इज एन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गया, ओनली दिस मच वॉल्यूम इज नाउ अवेलेबल फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल. तो अवेलेबल वॉल्यूम कैपिटल V नहीं है, अवेलेबल वॉल्यूम कितना है? कैपिटल V माइनस स्मॉल v. एंड दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. अब एक बात सोचो कि ये एक हॉल, ये जो हॉल हमने लिया, ये पर्टिकुलर हॉल अगर बहुत बड़ा होता, अगर ये पर्टिकुलर हॉल बहुत बड़ा होता, तो मैं इन ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकता हूं विथ रेस्पेक्ट टू दिस, तो वॉल्यूम करेक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा. लेकिन
अगर वॉल्यूम बहुत छोटा है तो मैं स्मॉल v को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। समझ में आया? तो हम कहते हैं 10 लीटर का वेसल है, तो क्या पूरे 10 लीटर गैस के मोशन के लिए अवेलेबल है क्या? नहीं है। उस 10 लीटर में से गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने इन बॉक्सेस का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट किया था, और ये एक्चुअली अवेलेबल वॉल्यूम होगा, ये आइडियल वॉल्यूम होगा। तो हम लिखते हैं V आइडियल। V आइडियल का मतलब द वॉल्यूम विच इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। V आइडियल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस स्मॉल v। स्मॉल v इज इक्वल टू molecular volume. Small v is equal to 4 times of actual volume of molecule. See, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स अपना एक्चुअल वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करते हैं। इस मॉलिक्यूल का कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जहां उसका रिपल्शन एरिया है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का भी रिपल्शन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जिसकी वजह से रिपल्शन एरिया है। तो एक्चुअली एक्चुअल वॉल्यूम तो ये हाईलाइटेड वॉल्यूम है, दिस मच, लेकिन मॉलिक्यूल उससे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और ये दोनों पार्टिकल इस लिमिट से ज्यादा एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, ठीक है। इसका मतलब दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग द एक्चुअल वॉल्यूम, दे आर ऑक्यूपाइंग 4 times of their actual volume, right? So V is the 4 times of the actual volume of the molecule, approximately, not precisely, and that is equal to the constant B for 1 mole gas. So for n mole gas, उसके जो मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम है, इफेक्टिव वॉल्यूम, वो कितना हो जाएगा? n इंटू पी। तो आइडियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस nb. This much volume is available for the particle. So P ideal is equal to A into n square upon b square, and V ideal is equal to capital V minus nb. So P ideal into V ideal is equal to nRT. So P plus A into n square upon b square into V minus nb is equal to nRT. This equation is called as van der Waal equation, where we have included the pressure correction due to intermolecular forces and volume correction due to the volume of the gaseous particles. So this is about the van der Waal equation.